Everyone, everyone, sit erect. 2 मिनट रुको, तुम है ना? Everyone, sit erect. पहले sit erect बोला मैंने, ठीक है? अभी थोबड़े पर एक प्यारी सी स्माइल लेके आओ. गुड. कितने बच्चे नए हैं यहाँ पर? ओह शिट, तुम इतने नालायक निकले हो. पहला दिन है बे आज. ओके, आते साथ ही ये चालू तुम्हारा. सो मेरी बात ध्यान से सुनना. एक प्यारी सी स्माइल छोबड़े पर रहने देने का हमेशा. राइट, इन केस यू डोंट हैव अ स्माइल देन द थिंग्स बिकम डिफिकल्ट. सो कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग. इसके लिए तो जन्म लिया तुमने. सीरियसली नहीं? ओ छोरी, आपसे बात करो. हाँ, इसके लिए तो जन्म लिया. हाँ, अभी दांत दिखा छोरी ने. So everyone keep smiling. मेरे ऑनलाइन लाइव के बच्चे भी एक प्यारी सी स्माइल लेके आएंगे. ऑनलाइन लाइव के कहाँ पे मेरे ऑनलाइन लाइव के? ये रसगुल्ले जुड़ गए क्या ऑनलाइन लाइव के? आज मुझे एक बच्चा, आज गाड़ी चला रहा था, मुझे एक बच्चा बोलता है कि सर लेक्चर कब होगा? मैं बोला तू बंद फोन रखेगा तब शुरू करता हूँ. यार दिख नहीं रहा है मैं इधर. वो बच्चे को भी नहीं. हाँ क्या हुआ? जाएगा भाई. ओके, अभी स्वप्निल का भी लेक्चर चल रहा है ना उधर. चलिए, ऑनलाइन लाइव के बच्चे भी जुड़ गए हमसे. अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सीधे बैठ जाइए और ध्यान दीजिएगा. सिंसियर रहना, सीरियस मत रहना. सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं. आईसीयू में खुश मत होना नर्स इसलिए. क्यों? क्योंकि तुम सीरियस हो. सो कांट डू एनीथिंग. सो आई होप एवरीवन विल अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू बी सिंसियर इन द क्लास. डोंट बी सीरियस. आई नो यू आर किड्स, यू आर स्मॉल. सो आई अंडरस्टैंड दैट कि तुम मस्ती करोगे. मस्ती करते भी रहना. बस एक चीज़ का रूल ध्यान में रखना, पकड़े मत जाना. और मेरे शार्प शूटर्स क्लास में घूमते रहेंगे. राइट? हाँ, कई बार घूमते रहेंगे शार्प शूटर्स. क्लास में ऐसा बैठना अलाउड नहीं है. क्यों नहीं अलाउड है? तुम जब 6 महीने के थे तब तुम्हारी गर्दन स्टेबल हो चुकी थी. अब उसको इसकी ज़रूरत नहीं. इसकी ज़रूरत कब लगती है? जब बस में जाते सोना होता है तो किसी का कंधा, अपना हाथ. जो सिंगल है, सिंगल लोग तुरंत समझ गए. तो जो सिंगल होते हैं उनको इसकी जरूरत पड़ती है. राइट? तो आशा करता हूं कि आप हाथ ऐसा नहीं रखेंगे. इज दैट ओके? क्लास में सीधे बैठे रहेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि आप ध्यान देंगे. अच्छा, ये बात सीबीएसई के जो बच्चे आए हैं उनको बता दूं कि ये बैच पहले शुरू हो चुकी है. तो आपकी बैच मर्ज हो रही है ना? तो आप बोलोगे कि सर इससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इम्पैक्ट इज जीरो. आपको कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. जितना भी सिलेबस कवर किया गया है वो सारा का सारा सिलेबस वापस कवर कराया जाएगा. इज दैट ओके? तो आपके सिलेबस पर क्या इंपैक्ट है? जीरो इंपैक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं है. ओके? इसके आगे जो पुराने बच्चे थे उनको बता दूं कि क्लास थोड़ी सी कम चलती थी तुम्हारी. अब क्लास बराबर से 2 घंटे शार्प चलती रहेगी. एंड टाइमिंग आपको पता चली गया होगा. टाइमिंग पता है ना? ओके. सो अभी शार्प 2 घंटे तक क्लास चलेगी और पूरी क्लास चलेगी. अब इसके बाद में साइंस बैकग्राउंड से सीबीएसई के बच्चे कितने हैं? उधर कोई है क्या रे? मेरे को कोई दिख नहीं रहा है. 1 2 3 4 हाथ. ठीक है, एक बार आगे आ जाओगे क्या? इधर मेरे को दिखेंगे क्या कोई? और कोई है क्या छुपा हुआ उस तरफ? 1 2 3. ए सीबीएसई बोल रहा, तेरे को तो मिला हुआ हूं मैं. हाँ, तो अभी आया. हाँ, पहले से है ना? तो हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? तेरे को तो पढ़ा दिया ना. तेरे को तो पढ़ा दिया ना. अबे बोल तो रहा हूं सीबीएसई सीबीएसई सीबीएसई. अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं. जो पुरानी बैच के उनको तो मैंने पढ़ा दिया. बेसिक अकाउंट्स पढ़ा दिया ना वे. जो नए हैं उनको पूछ रहा हूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के, जिनको कुछ ही नहीं आता अकाउंट्स का, जो अभी सीबीएसई से आए. नए बच्चे जो मेरे को फर्स्ट टाइम दिख रहा है. ओके, तो अभी सुनो, आपकी कुछ क्लासेस शाम को चलेगी, सिर्फ आपकी. और वो चलेगी यूट्यूब पर. मैं घर से लेगा.
हाँ, बिकॉज आई हैव टू टीच यू। तो कुछ समय तक आपका दिक्कत आएगी आपको थोड़ी सी अकाउंट्स में, बट इफ यू ट्रस्ट मी वो पूरी की पूरी चीज़ें निकल जाएगी, सारी चीज़ें। इसके पहले भी कई सारे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे इधर बैठे हुए थे, बट देन दे आर नॉर्मल ना, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दोज हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू वेट एंड मीट मी आफ्टर द क्लास टुडे विदाउट फेल। आज मिलना मतलब मिलना, ठीक है? ऑनलाइन लाइव के बच्चे ऐसे कितने हैं जो साइंस बैकग्राउंड से और जिनको कुछ नहीं आता है कॉमर्स का, मतलब अकाउंट्स का? ऐसा कोई बच्चा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बाप रे बाप, ऑनलाइन में तो बहुत सारे बच्चे हैं साइंस बैकग्राउंड से। अबे कोई है क्या इधर? सब साले पॉटी में भाग जाते हैं। संतोष, प्रसाद, अंकुश, तीनों को एक साथ पॉटी आई है। ठीक है, तो अभी आज मैं आपको प्लान पूरा बनाकर बता दूंगा कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को किस तरीके से टैकल करेंगे। अभी मुझे ऑनलाइन लाइव की भी लिस्ट मिल गई है। सो इन द इवनिंग, आई मीन टुमारो व्हेन आई कम, आई विल गिव यू द प्लान हाउ वी आर गोइंग टू टैकल इन द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। सो देयर इज वन मोर बैच विच इज गोइंग आउट एट प्रेस्टीज पॉइंट। तो उन दोनों बैचेस के जो कॉमन बच्चे रहेंगे साइंस बैकग्राउंड, उनके लिए मैं लूंगा। तो आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका साइंस बैकग्राउंड के साथ कोई लेना देना नहीं है। इज दैट ओके? ना साइंस ना कॉमर्स, ऐसा एक टॉपिक है अकाउंट्स में जो आज हम लेंगे। अच्छा, बिफोर वी गो अहेड एंड प्रोसीड फर्दर, जस्ट वांटेड टू आस्क यू, सभी लोगों को सिलेबस अवेयर है कि सिलेबस लिखा कर दूं वापस? कोई है ऐसा बच्चा जिसको सिलेबस लिख कर लेना है? लिख कर लेना है पक्के से? अच्छा, तो मैं सिलेबस अभी एक शॉर्टकट में डिस्कस कर देना। विल गो अहेड। इज दैट ओके? बेटा प्लीज आवाज मत करो, प्लीज आवाज मत करो। Okay, can you see from here we start? तो सुन लो, ये यूनिट 1 जो है, ऐसे आपको मल्टीपल यूनिट मिलेंगे, ऐसे आपको मल्टीपल यूनिट मिलेंगे। सो ऐसे 6 यूनिट मिलेंगे। सो प्लीज राइट डाउन कि आपका सिलेबस लिखना है कि देख लेते हैं यार, अभी देख लेते प्लीज, प्लीज सी इट, बिकॉज मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं तो भैया, आज उसको लिख कर कोई मतलब नहीं है। सो आई एम सेइंग फाउंडेशन ग्रुप 1 अकाउंट्स का आपके सिलेबस में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पहली चीज आती है, इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बेसिक ट्रांजैक्शन है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, राइट, सब्सिडरी बुक, ये सब सारे टॉपिक्स आते हैं। ये बेसिकली मुझसे अपेक्षित नहीं है कि मैं आपको ये पढ़ाऊं फाउंडेशन लेवल पर, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स है। तो ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह सारी चीजें आती है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह सारी चीजें नहीं आती है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम को मैं कुछ सेशंस लूंगा, मे बी डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स। वंस प्रेस्टीज पॉइंट के भी जो बच्चे जुड़ जाएंगे तो उनके साथ में आपकी सेशन लूंगा, यूट्यूब से, घर पर या कहीं पर से भी। तो उस सेशन में आपको ये करना है कि आपको जितने भी बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको दे दूंगा। अगर आप कॉमर्स के हो और आपको बेसिक्स नहीं आते तो बेसिक्स आपको वहां से करना है। तो ये वाला जो टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको आता है। सीबीएसई के जो 11th 12th में बच्चे कॉमर्स से पास हो गया है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है आती है। मैं ये भी अज्यूम करके चलता हूं कि आपको सब्सिडरी बुक क्या होती है ये भी आता है। यदि नहीं आता है तो यू शुड वॉच दैट लेक्चर। तो उसमें मिक्स एंड मैच रहेंगे, कुछ लेक्चर में लाइव पढ़ाऊंगा, कुछ ऑलरेडी जो इस बैच में मैंने रिकॉर्ड करे थे वो चलाऊंगा। इज दैट ओके? गोइंग अहेड, कैश बुक एंड बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इन्वेंट्रीज, कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो अभी तक के जितनी भी बातें मैंने कही उसमें से सिर्फ एक टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा हूं, टॉपिक नंबर 5, ये मैं बेसिक बच्चों के लिए लूंगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिमेनिंग एवरीथिंग विल बी टीचिंग यू। इज दैट ओके? सेल ऑफ गुड्स ऑन,
यार क्या कर रहे हैं यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कोई इधर क्यों नहीं रहता है। आई डोंट नो हाउ कैन दे बी सो फुल। फिर सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कंसाइनमेंट, एडीडी। अरे किधर है भाई, वो संतोष भी किधर गया है? एडीडी, एडीडी के बाद में नेक्स्ट आइटम कौन सा है? अकाउंट करंट। इज दैट ओके? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड एज एडीडी, एवरेज ड्यू डेट। फिर तुम्हें पता है फाइनल अकाउंट और कंपनी अकाउंट्स। ओके, गोइंग एट पार्टनरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। इधर क्लास में से ना एक कोई रुके बिना कोई नहीं जाएगा इधर से। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, और कौन सा है? पार्टनरशिप। इज दैट ओके? फिर उसके बाद में लास्ट का जो वॉल्यूम है उसके अंदर मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चंस दिए। थ्योरी क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया उसके थ्योरी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। तो यूनिट नंबर 6 से आपको प्रैक्टिस करना होता है, ये कर लेंगे। इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे? की नोट्स। की नोट्स आर दी समरी नोट्स विच विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड। नाउ सुन लीजिए, जो नोट्स है उस नोट्स की कुछ खास बातें बता देता हूं आपको। एक नोट ओपन करके दिखाई देता हूं। अभी एवरेज ड्यू डेट पढ़ने वाले ना अपन, तो ठीक है। एवरेज ड्यू डेट कौन सी बुक में है? यूनिट 3। सो पूरी क्लास एक बार ध्यान से सुन लेगी। ये क्यों आवाज आ रही है ऐसी? एवरेज ड्यू डेट में एक बार अगर आप खास बात देखेंगे उधर स्क्रीन पर तो आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या क्या देखने को मिल रहा है कि ये कितनी बार एग्जाम में आया है, कितनी बार एग्जाम में आया है इसके ऊपर है। सो इट हैज बीन आस्क्ड एवरी टाइम फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स। So very important topic, but only asked for how many marks? 5 marks every time. Is that okay? So 5 मार्क के लिए पूछा गया। तो आपको अगर आप ये देखेंगे तो एक चार्ट दिखेगा जिसके अंदर ये एग्जाम में कितनी बार आया इसके ऊपर सारी चर्चा की गई। अभी मुझे बताओ, दिसंबर 21 की लास्ट एग्जाम हुई थी आपकी। नेक्स्ट एग्जाम कौन सी है अभी आपकी? जून 22। वो एग्जाम अभी तक होनी बाकी है। तो उस एग्जाम के क्वेश्चन छोड़कर बाकी के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो मैं आपके मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड कर देता हूं। सो अगर आप देखेंगे तो एक इंडेक्स होती है, इसमें मैंने आईसीआई के सारे इलस्ट्रेशन इंक्लूड कर दिए, सारे रिवीजन टेस्ट पेपर। अब आरटीपी क्या होता है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम सीए से जुड़ रहा है उनको बता देता हूं। आईसीआई कुछ रिवीजन टेस्ट पेपर इशू करती है, राइट। कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में या एग्जाम में उसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। सो आरटीपी के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कवर किए जाएंगे। जितने भी मॉक पेपर के क्वेश्चंस है, मॉक पेपर मतलब आईसीआई मॉक पेपर भी इशू करती है, मॉक पेपर के भी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएंगे। और राजा बेटा जी क्या कहते हैं उसे, एग्जाम हो गए, आरटीपी होगी, मार्क पेपर हो गए, आईसीआई के क्वेश्चन। और कई बार मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी देता हूं, जैसे अगर 5-6 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे सो इट इज एडिशनल क्वेश्चन, यस और नो। किधर है ये देख लो, 5वां और 6ठा क्वेश्चन कौन सा है? एडिशनल क्वेश्चन है। डू यू अंडरस्टैंड? सो अब तुम मुझे पूछोगे कि सर क्या हमें कुछ और मटेरियल रेफर करना है क्या? देखो, मैं एक विद्यार्थी को हमेशा ये कहता हूं कि आपने और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो पढ़ो, 100% पढ़ो। तुम मुझे अगर ये पूछोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है क्या? माय 3 thumbs up, नो प्रॉब्लम, 100% सफिशिएंट है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है। अभी तक के जो मैं देखते आ रहा हूं सारा पेपर इसी बुक से आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैं सारा मटेरियल आपका ऑलरेडी कवर करा देता हूं। Is that okay? So there is no rocket science. So everything would be covered in the class. Point taken up clearly? अच्छा, कुछ चीजें और एक ध्यान में रखना। ये R1, R2, R3 क्या है? So R1 stands for Revision 1, Revision 2, Revision 3। जो बच्चा पास होना चाहता है, मैं आपको एक बात बता दूं, इस क्लास में सारे बच्चे पास नहीं होते। संतोष किधर जाता है रे तू? मेरे को बोले बिना मत जाएगा। और सब लोग क्या एक साथ चले जाते, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं सीरियसली, मतलब एक्सपेक्टेड क्या है मुझसे? मैं पढ़ाते पढ़ाते रिपेयर करूंगा इधर कुछ। R1, R2, R3 क्या है? रिवीजन 1, रिवीजन 2 और रिवीजन 3। इज दैट ओके? जिन बच्चों को पास होना है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्लास में पैसे देने से कोई पास नहीं होता है। सरस्वती खरीदी नहीं जाती। इज दैट ओके? तो आप अगर खरीदने आए हो पढ़ाई को तो खरीदी नहीं जा सकती। आपने अभी सिर्फ पैसा भरा है, मेहनत करनी बाकी है। अगर आप जेन्युइनली पास होना चाहते हो तो R1 आपका क्लास के साथ कंप्लीट होना चाहिए। रीडिंग 1, रिवीजन 1 आपका क्लास के साथ कंप्लीट होना चाहिए। अब ये रीडिंग 1, रिवीजन 1 कैसे कंप्लीट होना चाहिए? तो बेटा जी, जिस भी टॉपिक को आपके चार्ट्स और ये इंडेक्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। इंडेक्स मतलब किसी भी टॉपिक को अगर आज मैं मान लो 10 घंटे ले रहा हूं पढ़ाने के लिए, तो आपके पास 10 घंटे नहीं रहेंगे एग्जाम में पेपर लिखने के पहले। यू विल बी हैविंग 2 days टू रिवाइज एवरीथिंग। तो आपको इस लेवल तक लेके आ जानी सभी चीजों को कि आप 2 घंटों में या 2 दिन में पूरा रिवाइज कर पाए। 2 घंटे मतलब क्या है कि किसी भी टॉपिक को, जैसे पार्टनरशिप टॉपिक है, राइट, या फॉर एग्जांपल आपका दूसरा टॉपिक है फाइनल अकाउंट, 2 घंटे के अंदर अंदर उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन करने के लिए आपको क्या लगेंगे? यू विल हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ चार्ट्स।
चार्ट से क्या है कि आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और आप अपने आप चीजों को याद रख लेते हो। देखो आप अगर ध्यान देखोगे तो कई सारी चीज, सीधे बैठ बे, सीधे बैठ नालायक। क्लास में आपको मैं एक बात बताता हूं, कोई भी बच्चा अगर आप देखेंगे तो आप रास्तों को याद नहीं करते। 100 मीटर के बाद में राइट, फिर 2000 मीटर के बाद में लेफ्ट, ऐसे याद नहीं करते आप रास्ते। आप क्या करते हो, इधर एक झाड़ आएगा, झाड़ से राइट लेना है। दैट इज अ चार्ट, दैट इज अ लोकेशन विच यू रिवाइज, योर ब्रेन आपका उसको याद कर लेता है। उसको बार बार बैठ के याद नहीं करते, इधर झाड़ है झाड़ है झाड़ है, नहीं, याद हो जाता है। अगर आप मम्मी को देखोगे, मम्मी को जब कभी भी कोई चीजें सिखाई जाती थी, सब्जी कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सो राइट, तो वो भी क्या करते थे, राइट साइड ऑफ द ब्रेन से चीजें याद कर लेते। 90% चीजें, 90 क्या है यार, 95% चीजें आपके लाइफ में आप याद नहीं करते और वो आपको याद रह जाती है। यस और नो? यू डोंट मग अप द थिंग्स, बट आपको याद रह जाती, क्योंकि उस चीज को आप कैसे देखते हो, विद द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। तुम्हें पता है आपने फर्स्ट चीज कैट कैसे सीखी, पता है क्या? देख के। जिन जिन चीजों को आपने पिक्चराइज फॉर्म में देखा ना, उसको आप एकदम इजीली समझ गए। तुमने डिस्क्राइब कर कर नहीं बताया कैट को कि कैट के 4 लेग होते हैं, फिर उसको माउथ होता है, व्हाटएवर, राइट, उसको शिफ्टी होती है। तो फिर तुम डॉग को भी बोलोगे वो कैट है। एक बच्चा एलिफेंट है, मां कैट जा रही है, कंफ्यूजन है ना भाई। तो प्लीज समझने की कोशिश करो कि कैट जब दिखाया तो क्लियर हो गया कि भाई हाँ ये कैट है। तो मैं आपको बता रहा हूं, राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल ब्रेन एंड इट कैन मेक यू रिमेंबर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। The only thing you need to do is you should follow the way in which the right side of the brain is going to function. So what are you going to do? You should remember it through with the help of charts. Charts कौन बनाएंगे? Charts आपको खुद को बनाने पड़ेंगे. In case you create the chart, it would be a successful journey for you people. Have you all understood and realized whatever I have said to you? Is that okay? कोई query? All right. Shall we go ahead now? Here we go. So राजा बेटा जी, अब हेडिंग का टॉपिक लिख देते। हेडिंग का टॉपिक नहीं, टॉपिक का हेडिंग लिख। ये यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तुमको समझ में आ गया ना क्या? अच्छा, और एक चीज बतानी थी। ए रसगुल्ले, ये दिख रहा है क्या? आईसीआई इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखा? इसके नीचे एक बॉक्स बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है ये बॉक्स? ये बॉक्स बनाया गया है ताकि इसके नीचे आप लिख सको कि इस प्रॉब्लम में क्या खास बात है। आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में इस टॉपिक को कितनी देर में रिवाइज करना है, पता है क्या आपको? ये देख लो देख लो देख लो, नहीं, इसके लिए आधा घंटा अपने को मोर देन सफिशिएंट। 29 प्रॉब्लम्स है। 29 प्रॉब्लम्स हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे प्रैक्टिस के वक्त, अभी तो हम पूरी करेंगे क्लास में, बट आप घर पर जब रिवाइज कर रहे होगे या जब रूम में आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको कितने टॉपिक करने हैं? मैक्सिमम 6 प्रॉब्लम आपको इसकी रिवाइज करनी है। 6 प्रॉब्लम में पूरा टॉपिक आपका हो जाना चाहिए। फिर मैं कोई भी एग्जाम क्वेश्चन निकाल के दूं, आपको सॉल्व करते आना चाहिए। इज दैट ओके? यस। सो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग, एवरेज ड्यू डेट। ब्यूटीफुल टॉपिक, राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 on 5 मार्क्स, मतलब 5 में से 5 मार्क्स आने जैसा है, इजी है। सो आर वी गोइंग हेड? अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वो लास्ट अपना जो पुरानी बैच थी उसके अंदर बीआरएस टॉपिक चल रहा था, उसमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, आज नहीं डिस्कस करूंगा वो मैं। 1 day आई विल टेक इट अप, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक दिन बीच में से कभी तो भी लेकर मैं खत्म कर दूंगा उसको, ठीक है? सो एवरेज ड्यू डेट, हैव यू रिटन डन द टॉपिक? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? कुछ समझ में नहीं आता, तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? So average is a representation of the data in a singular format. So for example, मैं बोलता हूं इस क्लास में तुम्हारी हाइट कितनी बेटा? हाँ 5 feet। तुम बात की हो? ऊंची लगती है यार। हाँ, you don't know your height. Good. Can we clap for her? Good job, man. Good. हाँ हाँ, तो जिसमें भी पता है, मैंने थोड़ी ना बोला कि इंचेस में बताओ। हाँ ठीक है, बट मुझे लगा कि हाइट नहीं पता, मतलब माँ कसम तुम इस दुनिया से परे हो, तुम्हें अभी किसी की कोई चिंता नहीं है। यस छोरे, तेरी हाइट क्या है? दांत दिखाने वाले। हाँ 5'9" है। गुड। तुम्हारी? 5'10". तुम्हारी ठाकुर? हाँ 6'1". तो तुम समझ रहे हो कि अगर मैं बताऊं एट एन एवरेज इस क्लास की हाइट है 5'5", सो मैंने क्या किया कि जो कम ज्यादा हाइट है उन सभी को एट एन एवरेज आउट कर मैंने एक फिगर बता दिया।
अरे हम कैसे बताएंगे? हम बोलेंगे एट एन एवरेज इंडियंस की इनकम इतनी है, पर कैपिटा इनकम इज सो एंड सो मच। व्हेन यू यूज द वर्ड पर कैपिटा इनकम, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता रहे इस आदमी की कितनी है, हम एवरेज बता रहे हैं। Average is when you take the summation of all this, what I can say, the numbers, and you divide it by the number of the items into it, then you get what? Average. So average is a representative figure. Average is what? Representative figures. Do you all agree? All right. So now let's go on and understand what is average due date. तो ये तो बात सही है कि average का अगर मुझे निकालना है कि 2 + 5 + 6 + 4, can you give me the average? थोड़ा नको देखो मेरा कैलकुलेटर लेके आने का। 2 + 5 + 6, अबे कैलकुलेटर पर कर ले यार, नहीं लाया कैलकुलेटर, क्यों बाबू? कैलकुलेटर लेके आया करो। हाँ, कितना आ रहा है? सो आपने इसको डिवाइड बाय कितने से कर दिया? 4 ना 8.5। सो एवरेज ऐसा कुछ तो होता है। 8.5 नहीं आ रहा है? अच्छा चलो छोड़ो, भाड़ में जाओ, मतलब ये नहीं निकल रहा है ना अपने से। एक ने बोला 4.45, 4.25, किसी ने 5.5 भी बोला। झूठ मत बोले यार, कमरे भगवान के घर जाना है यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार, कितना झूठ बोल रहे। मेरे को कर लेना चाहिए अभी कैलकुलेटर। एक कैलसी दो ना रे, 2 + 5 + 6 + 4 डिवाइड बाय 4, 4.25 इज द फाइनल आंसर। तौबा तौबा, 4.5 बोला था तुमने, 5.5 बोला था। अच्छा आता है ना एवरेज, चलो ठीक है, मेरे को आगे बढ़ने दो। सो अच्छा नहीं आता है तो कोई रिलेवेंस नहीं है इसका, टेंशन न करो। तो अपना आया 4.25 एवरेज। सो एक बात तो पता चल गई कि एवरेज निकालनी, किसकी एवरेज निकालनी है? डेटा की नहीं बे, डेट की। किसकी एवरेज निकालनी है? डेट की। So we are calculating an average due date of date. So we are calculating the average of date. All right. Now what is the due date? What is the due date? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं? सच्ची? ओहो। तो मुझे एक बात बताओ, उसका बिल कब भरते हैं? ऐसा थोड़ी ना कि आज 1 यूनिट कंज्यूम किया, भागते गए, लो इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर वापस कंज्यूम किया, फिर भरा, नहीं। सो बेटा जी उसकी एक ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट माने क्या होता है कि इस महीने का, राइट, जून महीने का आप कब तक भरेंगे? इन द मंथ ऑफ जुलाई, 11 तारीख तक। सो बेटा जी ड्यू डेट क्या है? कब तक, लास्ट डेट कब है जब आप भर सकते हो? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्यू डेट। सो राजा बेटा जी इस बिजनेस में देयर आर, मतलब बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज, देयर इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स, राइट। अब एक मान लेते हैं एक आदमी से हम रेगुलरली परचेज कर रहे हैं, वो हमारा रेगुलर सप्लायर है, ठीक है। तो कब कब बाय किया बताओ तो जरा एक बार, तुम्हें जो डेट आ रही है मन में बताओ। जून की डेट लेते हैं, जून की। लेट्स टेक एन एग्जांपल 10 जून 2022। फिर 12 जून को बाय किया, फिर 15 जून को बाय किया, फिर बेटा जी 16 जून को बाय किया, फिर 18 जून को बाय किया। रुक जाएगा क्या? फिर 20 जून को बाय किया, फिर 21 जून टू 22। जो बोलते हैं ना बच्चा बेटा, उसको भगवान कभी नहीं देता है। जो बोल रहा है ना, तुझे लगता है मेरे को नहीं समझ में आता है, बहुत रॉयल जिंदगी जिए, और तू आ तो है ना, खत्म बात अभी तेरा। क्लाइंट आएगा तो ऐसे ही करेगा। कुछ के तो माँ बाप बाहर बैठे अभी तक, घर तो जाने दो उनको, उसके बाद भी कर लेना छिछोरापन। क्या पागल। अरे तुमको सही में नहीं पता मेरे बच्चों कि तुम्हारे माँ बाप किस तरीके से तुमको यहां पर भेजते हैं। तुम्हें एक बात बता देता हूं, कभी कुछ भी करना, किसी गरीब के साथ बुरा मत करना, जाने अनजाने में। तुम जो अभी करते हो ना, तो ऐसा कई बार होता है कि एक हाथ बच्चे को समझ में नहीं आता है। सीरियसली मेरे साथ हुआ है। मैं क्लास में पढ़ाया करता था, वेरी यंग, आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत यंग था, नॉट मैरिड, वेरी डायनामिक, और पढ़ाता था क्लास में क्योंकि मज़ा आता था। तो क्लास में जाके मस्ती करता था। उस समय एक दिन एक बच्चा आया मेरे पास, ठीक है, मैंने बहुत भारी पढ़ाया था उस दिन टैक्स। एक बच्चा आया केबिन में मेरे, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। रोना कैसे चालू किया? कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में ही नहीं, मतलब वो भपकियाँ नहीं आती क्या, उस तरीके से। मैंने बोला क्या हुआ? मेरे को लगा कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी।
तो मैंने पूछा क्या हुआ, और जो उसने बोला मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद मैं जीवन में कभी फालतूपना नहीं किया। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे माँ बाप, मराठीत बोलला तो, थोड़ा सी देर मराठी में बोलता हूँ फिर आपको समझाता हूँ हिंदी में। आई बाबांनी बैल गहाण ठेवली आहेत आणि शिकायला पाठवलं आहे। जर शिकलो तर ती बैल सोडून आणेन, नाहीतर ते पण जाऊन जाईल म्हणे। खूप हालाकीची परिस्थिती आहे, प्रॉब्लममध्ये जाऊ। वो बोला कि यहाँ पर जॉब गारंटी का प्रोग्राम है, इसलिए माँ बाप ने सोचा कि बच्चे को पढ़ाते हैं, यहाँ से पढ़ लिख लूँगा तो पैसे कमा पाऊँगा। तो पापा मम्मी ने पढ़ने के लिए मेरे जो घर के बैल है, बैल समझते हो, उसको गिरवी रख दिया है, और गिरवी रख के पैसे लिए मुझे पढ़ाने के लिए भेजा है। अगर मैं नहीं पढ़ा ना सर, और अगर मैं पास नहीं हुआ या अगर मुझे जॉब नहीं मिला, तो जो लास्ट के बैल है वो भी चले जाएंगे बोले। फिर खेती कैसे करेंगे, फिर कुछ ही नहीं हो पाएगा बोले। मेरी जिंदगी में से जमीन खिसक गई यार। तो फिर तब समझ में आया कि पढ़ाई तो पढ़ाई सही होती है, शोर शराबे से पढ़ाई थोड़ी ना हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम शोर शराबे से पढ़ाई, जब इधर इस मॉब से बाहर निकलोगे ना, इस मॉब से बाहर निकलोगे, जब कभी भी अकेले खड़े रहोगे और कोई काम देगा ना, तो वो तुम्हारे शोर शराबे को नहीं देखेगा, तुम्हारे अंदर क्या है, कंटेंट क्या है, उसको देखेगा। मेरे जैसे इंसान को किसी की जरूरत नहीं थी, मेरे जैसे इंसान की किसी को जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं फिजिकल इतना पावरफुल नहीं हूं, तो मैं कोई फिजिकल काम नहीं कर सकता इतना विशेष। ये सिर्फ बुद्धि है, ये सिर्फ यहां पर जब हम सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, तो लोग तुम्हारा पता पूछते आते हैं। मेरी बात समझना आप प्लीज। मैं कुछ भी टॉलरेट करूंगा, बट आई विल नॉट टॉलरेट दिस कि किसी का नुकसान हो रहा है क्लास में। इसका ध्यान रखिए आप प्लीज। मस्ती करो ना रे, ये ऑ करने में मस्ती क्या लगती है, उसमें क्या दम है? कुछ जोक्स क्रैक कर तो समझ में आता है, उसमें कुछ टैलेंट लगता है ना, इसमें टैलेंट क्या है? और मान ले तुम मुझे बताओ, कितने बच्चों को लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है उनका, कि जो चिल्ला रहे उनको, अरे क्या चल रहा है, जो चिल्ला रहे उसको छोड़ो, बट जो नहीं चिल्ला रहे और जिनको पढ़ने का उनको लगता है कि उनका नुकसान हो सकता है, अगर आप हाथ ऊपर करो तो। इससे डरने की कोई बात नहीं है। और मैं इधर क्लास में उनके लिए आता हूं पहले मेन, तो भाई साहब मैं ये चीज टॉलरेट, और तुमको अगर डिबेट करना है तो अभी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं प्रेम से बात कर रहा हूं, तो किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। मुझे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। अरे कई सारे बच्चों को नहीं समझ में, अभी कुछ नहीं, अरे इजी टॉपिक है, आगे चलेंगे फाइनल अकाउंट में, नहीं समझ में आएगा बे, और इसको थोड़ी ना समझ रहेगा, वो तो कभी भी चिल्लाता है। मॉब को दिमाग नहीं होता, इंसान को दिमाग होता है। जब एक रिदम में आप चिल्लाते हो ना, मॉब को कभी दिमाग नहीं होता। मॉब में तो लिंचिंग होती है बे, वो थोड़ी ना सोचते कि सामने वाला व्यक्ति इंसान है। मॉब जो भड़क जाता है ना, तब उसके जाकर किसी को भी मार के आ जाता है। मॉब को बुद्धि नहीं होती कभी, मॉब सिर्फ बहकता है। और मॉब में चलने वाले लोग कभी साथ में नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला चलता है। लीड करने वाला मॉब में कैसे चलेगा, कुछ भी क्या, लीड करने वाला हमेशा एक व्यक्ति आगे अकेला चलता है। बात ध्यान रखना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, चलो बहुत बढ़िया। सुनते हो क्या, अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि देयर वर वेरियस डेट्स ऑन विच यू नो वी हैव परचेस्ड गुड्स। ओके, नाउ ये मैंने परचेज किया रामलाल से। ओके, नाउ सिमिलरली आई बॉट सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ, कॉपी तिजायला ये की यार, ये आता था मेरे को, ये मैं भूल गया अभी वापस। ये पहला वाला किससे किया तेरे? रामलाल से ना? हाँ, दूसरा वाला लाल से हो गया। बस ऐसे समझ लो कि मैंने और कई सारे लोगों से बाय किया। अब इन सभी की मैं ड्यू डेट लिख रहा हूं, तो पहले वाले की ड्यू डेट क्या है? नहीं बेटा, ये डेट ऑफ परचेस है। मैं अगर आगे की चीज बता रहा हूं, इसका क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ मतलब ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हुई। पहला वाला क्या है? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन।
डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, बाय सेल हुआ। ड्यू डेट माने क्या होता है कि जिस दिन सेटलमेंट करना है, जिस दिन उसका पेमेंट करना है। तो पेमेंट किस दिन करना है राजा बेटा जी? 10 जून का। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक महीने बाद 10 जुलाई। इज दैट ओके? सिमिलरली आई विल से 12th जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई एंड राजा बेटा जी 20th जुलाई 22 एंड 21st जुलाई 22। ऐसे कितने सप्लायर है बेटा मेरे पास? 25-30 सप्लायर है। दो क्या? रियल लाइफ में कितने सप्लायर होंगे? एक ही? कितने सारे सप्लायर होते हैं? बहुत सारे। तो इफ यू इमेजिन अ बिग कंपनी, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर इमेजिनिंग अ कंपनी लाइक टाटा मोटर्स. So Tata Motors on every day buys so many different kind of items, accessories, batteries, tires, steel, right, electricity, and everyone has got a different terms and everyone has got different due date. Now you tell me कि साइन कौन करता है पेमेंट करते वक्त? अगर आपके घर में कोई पेमेंट कर रहा है तो साइन कौन करके देता है चेक पर? पापा। है ऐसा कि तुम्हारे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज है सभी को साइनिंग अथॉरिटी है? तो साइन कौन करते? सिर्फ द वन हु इज द ओनर और वन हु इज द लीडर और वन हु इज द फाइनेंस मैनेजर, व्हाटएवर। एक आध व्यक्ति को उसकी अथॉरिटी होती है साइन कर कर पेमेंट करने की। यस और नो? राजा बेटा जी एक कॉमन सेंस लगाओगे तो और चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। क्या ये व्यक्ति हर रोज इतने सारे बिल चेक कर कर पेमेंट कर सकता है क्या? इससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो अगर आप देखेंगे हर एक, क्या चल रहा है ये? कोई रुक क्यों नहीं रहा इधर? क्या हो गया? अच्छा, तो अभी ये आवाज का कुछ नहीं कर सकते मतलब कुल मिला के? ठीक है, बहुत मेहनत की उन लोगों ने, तो ये बात तो सही है। ठीक है, मैं थोड़ा शांत होता हूँ। हाँ नहीं यार, एक्चुअली बहुत मेहनत करते हैं स्टाफ लोग। सुनते हैं क्या अभी क्या बोल रहे हैं मैं? अलग अलग डेट्स को जो पेमेंट करने हैं, ड्यू डेट आ गई, ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे सप्लायर होंगे। अब बहुत सारे सप्लायर है, इन सभी की ड्यू डेट्स अलग अलग होगी, एक एक महीने बाद पेमेंट करना। अपने आप से दिल से पूछो, क्या ये पॉसिबल है कि हम अलग अलग लोगों को पेमेंट कर पाएंगे ऑन डिफरेंट डेट्स? इसमें तो आदमी जो मेन आदमी है, जैसे आपके डैड है, वो तो उलझ जाएंगे इसी काम में, कहीं घूमने भी नहीं जा पाएंगे। मान लो 10-15 दिन कहीं घूमने जाना, तो जा ही नहीं पाएंगे। तो प्रत्येक कंपनी में एक पॉलिसी होती है कि भाई साहब हम पेमेंट हर रोज नहीं करेंगे, we are going to make the payment only twice a month, twice a week, or we'll make the payment every 15 days, or we'll make the payment every week। और उसमें एक प्रोटोकॉल जो पहले से चला आ रहा है, उस प्रोटोकॉल का नाम है एवरेज ड्यू डेट। सो एवरेज ड्यू डेट क्या बोलती है कि इन सभी डेट का एट एन एवरेज लेकर मैं आपको पेमेंट कर देंगे। इन सभी डेट्स का एट एन एवरेज डेट लेकर हम आपको क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। यस और नो? ऑलराइट, सुनो ऑनलाइन लाइव के बच्चों, आज थोड़ा सा इशू ऐसा है कि हमारे स्टाफ ने कल रात भर बैठकर ये क्लासरूम को जिस लेवल पर है उस लेवल पर लेके आए, तो आज वो थके हुए हैं, वो गए हैं। जो कुछ भी छोटी मोटी त्रुटियां होगी वो सारी सॉल्व कर दी जाएगी इन आने वाले 5-7 दिनों में। अब इसके आगे मैं स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे फैक्चुअल फैक्ट मिल गया कि क्या इशू है। राइट, संतोष आज ही आया तो ही डजंट नो व्हाट टू डू, सो विल नॉट बी एबल टू टेक केयर। सो मुझे आता नहीं है, आई स्वेयर। तो जब तक लेक्चर चल रहा है मैं चला रहा हूँ, ठीक है? तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा आज नजरअंदाज करो। इज दैट ओके? यस। ओ भाई साहब, यहां तक बात पहुंच गई क्या कि हमको अब क्या करना है? एक ऐसी ड्यू डेट निकालनी है कि जिस ड्यू डेट के दिन हमें क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। अब इस पेमेंट कोई भी डेट के दिन कर सकते क्या? नहीं। तो मैं आपको एक पावर पॉइंट के थ्रू ले जाता हूं, आप मुझे बताना कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, तुमको समझ में आ रही है? देख के बताओ मुझे। ये पावर पॉइंट किधर है? ये कौन पागल है बे, हंसे जा रहा है येड़ा?
आज पेन ड्राइव गलत लिया है क्या संतोष? इसमें पावर पॉइंट नहीं है, मैंने पढ़ा है उससे, यहाँ बाहर ही था। बहुत बढ़िया। चलो सुनते जाते अभी। हाँ वो देखो, शायद ही गलत लगी है पेन ड्राइव। ठीक है, अब नहीं। हाँ चलो, तुमने वो मूवी देखी है क्या? कौन सी मूवी है, उसका नाम क्या है? रुक रहा है, मैं बताता हूँ। मैं मूवी का नाम है अरे वो वसूली भाई किस में बे? गोलमाल। किसने नहीं देखी? किसने नहीं देखी? देखी है ना? अच्छा, ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मूवी नहीं देखी। अबे अब कैसे पढ़ाऊँ मैं इनको? सुनो, गोलमाल नाम की एक मूवी है। इस गोलमाल मूवी में एक आदमी है जिसका नाम है वसूली भाई। तूने बोला नहीं भाई को, भाई एकदम संजय दत्त जैसे दिखते है ना, वो वसूली भाई। और एक दूसरा है उसके अंदर जो उंगली तोड़ देता है, क्या नाम है उसका? अरे अजय देवगन है, बट उसका नाम क्या है? गोपाल। गोपाल, ठीक है। तो एक गोपाल है और एक वसूली भाई है। इन दोनों के बीच में है ना कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई। कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुई? लेट्स टेक एन एग्जांपल 10 जून 2022, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई 15 जून 2022 को, राइट। और फिर 16 जून 2022 को, देन मेरे रसगुल्ले 20 जून 2022 को, और मेरे सरदार 25 जून 2022 को। कितनी अमाउंट का हुआ? सो आई विल राइट डाउन 60,000, आई विल राइट डाउन 50,000, 40,000, 30,000 एंड 20,000। हैप्पी? सो बेटा अब हुआ क्या कि इनकी ड्यू डेट अलग अलग थी। इनकी ड्यू डेट क्या क्या थी कि ये बोल रहा था कि 10 जुलाई 2022 इसकी ड्यू डेट है, राइट। एंड फिर 15 जुलाई 2022, फिर 16 जुलाई 2022 एंड 20 जुलाई 2022। हैप्पी? मेरे रसगुल्ले फिर 25 जुलाई 2022। ऐसी इनकी क्या है? ड्यू डेट का माने मतलब समझ में आ रहा है ना कि जिस दिन ये डिसाइड हुआ कॉन्ट्रेक्चुअली कि कब पेमेंट करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये गोपाल क्या बोल रहा है वसूली भाई को? ए वसूली भाई, मैं आपको पेमेंट करेगा डायरेक्टली 25 जुलाई को सारा का सारा। मैं आपको सारा पेमेंट कब कर देगा? सो फॉर एग्जांपल 60, 50, 110, 110, 40, 150, 150 एंड 50, 2 लाख। सो गोपाल बोल रहा है कि मैं सारा का सारा पेमेंट वसूली भाई आपको कब कर दूंगा? ऑन 25 जुलाई। मैं हर रोज एक दिन पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बाहर जाने का है, मेरे को फालतूपना करने का है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मेरा टाइम नहीं है मेरे पास, जैसे तुम भी घर में काम नहीं करते ना, टाइम नहीं है मेरे पास। तो अरे वो तो बोल ही सकता है फिर गोपाल तो मुझे बताओ वसूली भाई को इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और मुझे देख के बताओ वसूली भाई को क्या प्रॉब्लम होगी इससे? पेमेंट लेट हो रहा है, बिल्कुल सही। तो पेमेंट लेट हो रहा है तो उसमें क्या है? इंटरेस्ट का लॉस है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट का लॉस है कि नहीं भाई? कभी भी किसी व्यक्ति को तुम पेमेंट लेट करोगे तो उससे क्या होता है? उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट। से यस और नो? मेरे रसगुल्ले बच्चों, जब लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो वसूली भाई को लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। से यस? सो वसूली भाई बोलता है नहीं नहीं, एक काम कर, तेरे को 25 जून तक पूरा पता चल गया था ना 2 लाख रुपए देना, एक काम कर तू 10 जुलाई को दे दे। वसूली भाई ने क्या बोला? तुम 10 जुलाई को दे दो। तुम 25 जुलाई को क्यों दे रहे हो? तुमको एक ही बार देना है ना। Why don't you make the payment on 10th July? Are you understanding this? तो मुझे बताओ आप किसको प्रॉब्लम है? क्यों गोपाल को क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नीचे के इसमें तो ही इज हैविंग एक्स्ट्रा टाइम टू मेक द पेमेंट। सो व्हाई विल ही मेक द पेमेंट अर्ली? और वो पेमेंट लेट कर रहा है तो किसको प्रॉब्लम है?
वसूली भाई, ऐसे मुझे बताओ, मैं कोई भी डेट सिलेक्ट करूंगा तो दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रॉब्लम रहेगी क्या नहीं रहेगी? बिजनेस में तनाव नहीं चलता है, बिजनेस में प्रेम रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे। बिजनेस भरोसे के बेसिस पर आगे बढ़ता है, फेथ के ऊपर। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे तुम छोटी सी चीज देख लो सर, तुम कौन सी जगह पे बाय करने जाते हो कोई चीज जहां पर तुम्हें भरोसा होता है? इट इज एज सिंपल एज दैट। बिजनेस भरोसे पे चलता है। तो जब बायर सप्लायर या कस्टमर और सप्लायर के बीच में नोकझोंक हुई तो तुम 2 मिनट में अपने बिजनेस को उद्ध्वस्त कर दोगे। तो बिजनेस भरोसे पे चलता है, ये बात समझ में आ रही है? सो राजा बेटा जी, इस केस में मैं किसी भी डेट को चूज करूं, दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे कोई ऐसी डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट के दिन में सिलेक्ट कर कर यह कह पाऊं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सो यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तुमने कौन से बोलते? 16/7 चल ना, लाइक बशी गए गांव भर फिर, बशी गए गांव भर फिर। मैंने वापिस बोला बशीले और गांव भर फिरो, नहीं है, ये गलत है। अरे मां सुन लेना, मैं बता रहा हूं गलत है यार, तुम्हें नहीं पता। तो मैं आपको क्या समझाऊंगा? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर डेट जिस दिन पेमेंट करेंगे अगर किसी भी व्यक्ति को, तो किसी भी व्यक्ति का लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। सो कैन वी राइट द डेफिनेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट? सो राइट डाउन, write down the definition of average due date. ये ना, इसका चार्जर नहीं लगा रे। सो पूरी क्लास सबको बुक्स मिल गई बेटू? नो सर। अच्छा, तो फिर लिखना पड़ेगा फिर नो सर। तो हाँ लिखो, एवरेज ड्यू डेट इज एन मीन डेट। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मीन डेट? व्हाट इट इज? एवरेज डेट। मीन मीन्स एवरेज। एवरेज ड्यू डेट इज अ मीन डेट, MEN, mean date, on which single amount can be paid, in lieu of, in lieu मतलब instead of, in lieu of, LIEU, in lieu of several payments, in lieu of several payments on different dates, in lieu of several payments due on different dates. So are we ready? ऑनलाइन लाइव वालों फालतू की चैटिंग मत करो, इधर ध्यान दो। सो जरा ध्यान से देखो, एवरेज ड्यू डेट इज अ मीन डेट on which single amount can be paid in lieu of several payments on what? Different dates. अलग अलग डेट को जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी जगह पे हम एक सिंगल डेट को पेमेंट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? एवरेज ड्यू डेट। सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स गो ऑन। अच्छा, इसके आगे लिख दो, इसके आगे और एक नोट लिखो, इन सच, और लिखे इन एवरेज ड्यू डेट, इन एवरेज ड्यू डेट, इन एवरेज ड्यू डेट there is no loss of interest. In average due date there is no loss of interest. In average due date there is no loss of interest to either of the parties. In average due date there is no loss of interest to either of the parties. In average due date there is no loss of interest to either of the parties. Is that okay? So अभी मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं बताया, इस क्वेश्चन के साथ हम ये करेंगे। तो सभी लोग एक बार एक क्वेश्चन लिखेंगे, A sold goods to B, A sold goods to B
A sold goods to B. I am dictating you. Now write down date of invoice. First column, date of invoice. First column, date of invoice. Second column, you have to write down amount. Second column, you have to write down amount. Now in the date of invoice, you can write down 15th May, 15 May, 15th May 2007, 15th May 2007. Write down the amount 40,000. Then next, 22nd May 2007, 22 May 2007. Write down the amount 25,000. Write down the amount 25,000. Now next, 29th May, 29th May, 45,000. 45,000. Then next, 3rd June, 3rd June, 3rd June, 32,500. 3rd June, 32,500. Then write down 9th June, 9th June 2007, you can write down 30,000. Okay? Now I don't know if you have got one more column का space है क्या वहां पर? नहीं है तो जुगाड़ मारो और उधर लिखो ड्यू डेट. ड्यू डेट. तो बेटा जी अब आपको इस फर्क समझ में आया. डेट ऑफ इनवॉइस मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई. ड्यू डेट मतलब जिस दिन सेटलमेंट करना है पेमेंट का. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं बोल रहा हूं 15th May के आगे 2 months, हर एक डेट के आगे 2 महीने. सो क्या करने का? 2 months ऐड करने का. तो 15/5 में 5 में ऐड कर देंगे 2. सो कितना हो जाएगा? 15th जुलाई 2007, फिर 22nd जुलाई 2007, 29th जुलाई 2007, 3rd जुलाई 2007. बोल रहा था 3rd अगस्त आएगा यार, कुछ करना इसका. और 9th अगस्त 2007 आएगा. क्या 8 ही तो लिखा ना? 9th अगस्त. अच्छा तुम कहां सीख के आए बेटा? पूरा सीख के आना था ना. ऐसा आधा अधूरा का को आए सीख कर, तो बीच में कीड़े नहीं करने का ना फिर ऐसा. ग्रेस पीरियड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आता है एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. दिस इज इनवॉइस. कई को मेरा समय बर्बाद किए मैं यहाँ. मैं ऐसे ही मजाक ले रहा था. बट आई वॉज गोना टॉक टू यू राइट नाउ. आई एम जस्ट टीचिंग यू एवरेज ड्यू डेट. सो वी आर गोना टॉक अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्राइंग्स, लोन, ऑल दिस स्टफ. ठीक है, तो लेट्स गो स्लो एंड स्टडीली. सिर्फ रट्टा नहीं मार के ना. ग्रेस पीरियड इज एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ग्रेस पीरियड इज एज पर. राज आउटे को भी आ रही थी क्या प्रॉब्लम? नहीं क्या? ठीक है, तो रिसीवर को इधर रख देते. सो ग्रेस डेज सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐड किया जाता है. दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिसरी नोट में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. इसके अंदर इनवॉइस शब्द यूज है. इनवॉइस में हम ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करेंगे. इज दैट ओके? सो फॉरगेट अबाउट इट. सो आर वी नाउ रेडी सो फार? सो बेटा जी अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ करेंगे. मैं आपको सिखा रहा हूं कॉम्पिटिशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट. कॉम्पिटिशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट. अच्छा मेरी एक बात सुनो ना. सुनते हो क्या? मैं क्या सिखा रहा हूं पहले सीख लो, समझ लो. मैं एडीडी क्या होता है सिखा ही नहीं रहा हूं. मैं सिर्फ कैलकुलेट क्या कर रहे हैं वो बता रहा हूं. सिर्फ ऐसे. साइकिल चलाई है क्या? कितने बच्चों ने साइकिल नहीं चलाई? गुड, तो एक अच्छी चीज है. ऑनलाइन लाइव तुम्हारे में से है कोई गधेड़ा जिसने आज तक साइकिल नहीं चलाई? तो अगर साइकिल चलाई है तुमने तो मुझे बताओ हु इज द इन्वेंटर ऑफ बाइसिकल? अच्छा अभी, अच्छा तुम्हारा कौन है? अच्छा गुड. वो कैलकुलेटर का इन्वेंटर, चश्मे का, पेन का, हाँ, और बुक का, शूज का. तो फिर मैं तो है ना पूछते चला जाऊंगा. तो खाली बुकट कीड़े मत करो यार. कुल मिलाकर मैं बता रहा हूं तुमने बहुत सारी चीजें पता नहीं है, बट तुम फिर भी, जैसे क्रिकेट किसने इजाद किया? बैट का वजन कितना है? बॉल का वजन कितना है? नहीं मालूम है यार. खेलते हो ना, उसमें मजा आता है. मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सब ज्ञान गणित आपको बता दूंगा, सब बता दूंगा. अभी सिर्फ मैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि मैं सिखा क्या रहा हूं. एवरेज ड्यू डेट कॉन्सेप्ट क्या है. तो अभी मैं एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करूंगा. तो जाहिर सी बात है कैलकुलेट कर तो सिखा नहीं रहा हूं एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है.
तो अगर तुम बोलोगे कि वो टफ लग रहा है तो टफ लगना ही नहीं चाहिए, इनफैक्ट वो सिखाया नहीं मैंने, वो आगे सिखाऊंगा नेक्स्ट लेवल पर। अभी सिर्फ ये बताऊंगा कि एवरेज ड्यू डेट जो हमने डेफिनेशन लिखा वैसे काम करती है कि नहीं करती है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कौन सी तारीख को हमने बाय किया, कौन सी तारीख को पेमेंट करना, मैं ऐसी एक डेट निकालूंगा जिस डेट को सारा पेमेंट किया जा सकता है। इज दैट ओके? तो अभी हमारा मकसद यही है। तो आप मेरे साथ बिना सोचे समझे चलते रहोगे और लिखोगे। पहला लिखो ड्यू डेट, ड्यू डेट, फिर अमाउंट, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। अच्छा बेस डेट पूरा लिखना पड़ेगा, बेस डेट, सॉरी क्या है, अबे ये नहीं समझा रहा बे। और फिर क्या है, प्रोडक्ट, राइट। तो ड्यू डेट कौन सी बताएंगे आप मुझे? पहली वाली ड्यू डेट कौन सी थी? 15 जुलाई, 15 जुलाई 2007 बेटू। व्हाट इज द अमाउंट पिल्ले? वेरी गुड। नेक्स्ट डेट 22 है, 22 जुलाई 25,000, फिर 29 जुलाई 2007 45,000, और नेक्स्ट 3 अगस्त 32,500, फिर 9 अगस्त 2007, यू मीन 30,000? ओके, इसकी टोटल मारते क्या? 40 प्लस 25 65, 65 प्लस 45 110। बॉयज कॉपी कर लेना है ना बेटा। फिर तुमको ले जाके 172,500 है क्या? अरे बॉयज कैलकुलेट कर लो। गरीब जनता है बेचारी, कैलकुलेटर के बिना आ गई। बाकी सब चीजें तो है ना। तो यहां तक बात ठीक है क्या बच्चों? ये बच्चों सुनो ना मेरी बात। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे ऐसी कोई एक डेट सिलेक्ट करनी पड़ती है जिसका नाम है बेस डेट। जिसका नाम क्या है? बेस डेट। कोई भी डेट बेस डेट हो सकती है। आपको राज आउटे साहब पढ़ाएंगे इंडेक्स नंबर में, हो गया। तो कोई भी बेस ईयर हो सकता है क्या? एनी ईयर कैन बी बेस ईयर। वैसे ही मैं बोल रहा हूं बेस डेट, कोई भी एक डेट को बेस डेट मान लो, राइट। तो बेटा जी अब इंस्टीट्यूट क्या करती है, आईसीआई का मटेरियल क्या करता है, जो सबसे छोटी डेट है उसको बेस डेट मानती है। कौन सी डेट? सबसे छोटी डेट को क्या मानती है? बेस डेट। हिप्पोपोटामस, पागल, हिप्पोपोटामस भी इतना जोर से नहीं कहता कर कर, पागल। 15 जून, 15 जून नहीं 15 जुलाई, ये बेटा मैंने इसको क्या माना? बेस डेट। क्या माना? गुड सर, क्यों माना? इंस्टीट्यूट बोलती है जो सबसे छोटी डेट है उसको बेस डेट मानो। वैसे लॉजिकली हम किस डेट को बेस डेट मानते? किसी भी डेट को। सर मेरे बर्थ डेट को बेस डेट मान सकते हैं? यस। शिवाजी महाराज की बर्थ डेट को बेस डेट मान सकते हैं? यस। जिसको बेस डेट मानना है मानो। तो मैं इधर लिख रहा हूं बेस डेट है मेरी 15/7/2007। सो बेटा जी मेरा इधर आएगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट इज 0। इसका मीनिंग समझ में? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक का कितना समय है? 15/7 से 15/7 0। मेक सेंस? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट क्या है? 15 जुलाई। 15 जुलाई से 15 जुलाई कितने दिन हो जाते हैं? 0। नाउ 15 जुलाई से 22 जुलाई 22 माइनस 15 7। बहुत भारी किया ना? बहुत भारी किया कि समझा? इतना पिद्दू लॉजिक है येड़े। ये देख 15/7 से लेकर 22/7 तक जाने का है। तो अब ऐसे काउंट करना है तो ऐसे करो 16 17 18 19 20 21 22 7। या डायरेक्टली भी कर सकते हैं 22 माइनस 15 यू गॉट 7। 29 माइनस 15 14 क्या? 29 माइनस 15, क्योंकि हमें क्या करना है? बेस डेट 15 है, 15 से 29 तक। से यस। ये राजा बेटे जी अब 3 माइनस 15 की बची आ जाएगी हाथ में, ऐसा नहीं चलता। जुलाई के कितने दिन बचे? तो जुलाई में 31 डेज होते हैं क्या? उन गरीब बच्चों का एक बार सत्कार करना पड़ेगा। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। सो 31, 2 मिनट घाई नहीं, कोई घाई नहीं। 31, अरे घाई नहीं बाबू। 31 माइनस 15, अबे जुलाई के 16, अगस्त के 3, ऐसा बोले तो 19 आता है। सदमा लगा ना?
हम मंथ के डेज कैलकुलेट कर रहे, डेज नहीं आ रहे कैलकुलेट कर। भाई साहब अगस्त तक जाना है, 15 जुलाई से अगस्त तक जाना है, तो पहले 31 अगस्त तक जाएंगे, फिर 3 दिन जोड़ेंगे। सो 31 माइनस आई सेड 15 कितने 16 प्लस अगस्त के 3 दिन 19, और फिर बेटा जी इधर भी 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 20 कितना 5। अच्छा मैं एक बात बोलूँ क्या, जिनको ये नहीं समझा टेंशन न लो, ये समझाने वाला हूं मैं। हाँ अभी इसमें से कुछ भी नहीं समझा तो पूरा समझाने वाला हूं, कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं। प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देने का, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, यू विल गेट व्हाट प्रोडक्ट। सो बेटा जी 40,000 इंटू 0 0, 25,000 इंटू 7 1,75,000, फिर 45,000 इंटू 14 6,30,000। ओके रसगुल्ले 32,500 इंटू 19 6,17,500, और मेरे रसगुल्ले 30,000 इंटू 25 ये कितना आ जाएगा 7,50,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? यस ऑलराइट। ऑनलाइन के रसगुल्लों क्या ये बात समझ में आई क्या? ऑनलाइन के रसगुल्ले बहुत जोरदार है हमारे, एक नंबर बच्चे। तुम लोग गधेड़े हो, तुमको मालूम नहीं क्या बात? मुझ पर भरोसा नहीं तो मम्मी पापा को फोन करके पूछ लो, उधर है ना तंबू बांध के अभी सेलिब्रेशन चालू है घर पर। बोले गया नलायक एक बार का, अभी 2 महीने तक शांति, 4 महीने तक शांति। वाह वाह वाह, वो सब नाटक है, वो रोना धोना सब नाटक है, बहुत खुशियां मना रहे हैं। तुम जबरदस्ती इमोशनल होते हो इसलिए। तो देख रहे हो क्या ये क्या किया भाई? प्रोडक्ट क्या होता है बाबा? प्रोडक्ट क्या होता है मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। किसको मल्टीप्लाई किया? मेरे को करता मल्टीप्लाई, किस अमाउंट को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया? प्रोडक्ट। से यस। अब बेटा जी नई डेट आ रही है, एडीडी इज इक्वल टू एडीडी, एडीडी माने एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, बेस डेट प्लस माइनस दोनों ही हो सकते, समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट। सो बेटा जी मैं बेस डेट बोलूंगा, मेरी बेस डेट कितनी है 15 जुलाई, ये सुन लेना 15 जुलाई 2007 प्लस समेशन प्रोडक्ट कितना है 2 लाख, 2 लाख है 21 लाख है, 21,72,500 डिवाइड बाय 1,72,500। आइला ये 15 जुलाई 2007 में ऐड करना पड़ता 12.59 डेज। ये ऐड करना पड़ता। अच्छा कितने बच्चे लिख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू राइटिंग? नहीं मैं लिखने को टाइम दूंगा, चिंता मत करो, जो नहीं लिख रहे वो टेंशन फ्री रहो। तो क्या किया बेटा मैंने 12.59 डेज बोले। सो बेटा जी अब इन दिन को ऐड करेंगे तो इसको कैन आई नॉट से 15 जुलाई 2007 प्लस 13 डेज। सो बेटा जी 15 में 13 दिन ऐड कर दो, 28 जुलाई 2007, दिस इज कॉल्ड एज एडीडी राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पूरी क्लास का ध्यान अभी इधर चाहिए मेरे को, पूरी क्लास का ध्यान इधर चाहिए भैया। ये जो कुछ किया वो मैं सिखाऊंगा, बट एडीडी निकल गई। इस एडीडी का मतलब क्या है? इस डेट को अगर पेमेंट किया या पेमेंट रिसीव हुआ तो किसी भी पार्टी को लॉस नहीं है। मैं वापस बताऊं, इफ यू मेक द पेमेंट on this date for series of payment मतलब there were many payments, if you make the payment on this date there is no loss of interest to either of the parties। किसी भी व्यक्ति को इंटरेस्ट का लॉस नहीं है, इसको हम बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट। इज दैट ओके? सो एक काम करते हैं सर जी, मैं इस एवरेज ड्यू डेट को प्रूव करके दिखाता हूं। अच्छा पूरा परफेक्ट मैच नहीं होगा, कुछ राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आएगा। क्या आएगा बे? राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आएगा। तो मैंने ऐसी एक ड्यू डेट ली, कौन सी है बेटा जी? 28/7/2007। ये मैंने बोला एडीडी है, इधर
प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस दिन कोई लॉस नहीं है किसी भी पार्टी को। अब देख लेते पहले 15 जुलाई, पहले 15 जुलाई के बे 15 जुलाई 7, फिर नेक्स्ट डेट कौन सी है 22। आप मुझे डेट बता सकते हो क्या 22, फिर तुम आप 29 बोले, ये 29 इधर आ जाता, फिर 3 अगस्त क्या, फिर 9 अगस्त है, बरोबर है। अब बेटा जी मैं बोल रहा हूं कि 15 जुलाई की अमाउंट भी बता दो 40,000। छोरी तुझे भी पूछ रहा हूं, बता दे तू कब रात को ट्रेवल करके सुबह ही, अबे अभी उगी नहीं, अभी तक तो ठीक से ठीक है यार, क्या बोलूं अभी, कौन सी उम्र में कितनी तबीयत खराब होती है। 40,000, फिर 25,000, फिर 45,000, फिर 32, फिर तुम 30,000 बोल रहे। अच्छा, अगर किसने किसको बेचा है, अगर मैं बोलूं ये सलमान ने ऐश्वर्या को बेचा है, वापिस कर दिया बच्चा, ओ गुड। किसने बेचा है, सलमान ने ऐश्वर्या बहन को बेचा है, बहन, सलमान ने ऐश्वर्या बहन को बेचा है क्या, ये सारे गुड्स, इज दैट ओके। बहन ही बोलना पड़ेगा ना, नहीं भाई साहब, ऐश्वर्या मेरी छोड़ के सबकी बहन है। सो मैं आपको ये बता रहा था चंपा एक काल्पनिक कैरेक्टर है, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कौन, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो फिर जो बोलना है बोल, तू भी बोल मैं भी बोलता हूं, क्या है इसमें। सो मैं आपको ये बता रहा हूं, सलमान ने, अबे चंपा आउटडेटेड नेम था हमारे जमाने में भी, हमारे जमाने में भी चंपा नाम की कोई नहीं थी, एड़ा है क्या, कुछ भी बोलता है। सो मैं आपको बता रहा हूं, सलमान ने ऐश्वर्या को गुड्स भेजे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट किसी को नहीं होगा, ना सलमान का होगा ना ऐश्वर्या का होगा। चेक करते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान के रखा 12%। सो बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं, जो 15 जुलाई को पेमेंट होना चाहिए था, सलमान सोल्ड ना, सो सलमान शुड हैव रिसीव्ड ऑन व्हाट 15th जुलाई, बट इज रिसीविंग ऑन व्हाट 28th जुलाई। सो इन दिस केस सलमान विल लूज इंटरेस्ट। If somebody is making the payment on what 28th July, but payment कब करना था 15 जुलाई को, say yes. So Salman is what losing the interest, say yes. बेटा इसकी ड्यू डेट 28 जुलाई आई ना, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर दिया तुमने। चल जुट्टी वही है ये, चल जुट्टी, तू तो तुरंत है ना दोषारोपण करना चालू कर देते। सो बेटा जी मैं इधर बता रहा हूं लॉस ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 40,000 इंटू 12%, ओके, इंटू आई विल से 28 को पेमेंट कर रहे हैं ना। सो बेटा जी करना कब था, ड्यू डेट कब थी 15 जुलाई। आपने मुझे ड्यू डेट की डेट दी ना, सारी डेट ऑफ इनवॉइस नहीं, ड्यू डेट की दी ना पक्का। सो 15th जुलाई को पेमेंट करना था, बट पेमेंट कब हो रहा है 28 जुलाई। तो सलमान के एंगल से सोचो, उसको डिले मिल रहा है पेमेंट, कितना दिन डिले मिल रहा है 5 + 8 13 डेज। अबे कर लो ना, 15 से 28 तक 13 दिन ही होते हैं, 28 - 15 13 डेज। सो क्या मैं नहीं बोल सकता 13 / 365, हाँ निकाल मियाँ। इंटरेस्ट कितना आता 40,000 इंटू 12% इंटू 13 / 365, तुम कितना बोले 170 क्या 171 बोल दूं क्या। और 25,000 का 22 को मिलना चाहिए था पेमेंट, वो कब मिल रहा है 28 को। कितने दिन का डिले 6 दिन का डिले। तो बेटा जी क्या मैं नेक्स्ट इंटरेस्ट भी निकालूंगा 25,000 इंटू 12% इंटू 6/365, आओ झेप लगा ये। सो 25,000 इंटू 12% इंटू 6 / 365 कितना अमाउंट है बेटा 49.31। तो 49 पकड़ लू क्या, राउंडिंग ऑफ कर लेते रहे। सो 171 + 49 कितना हो जाता है। सो 220 रुपए का नुकसान हुआ किसका, सलमान भाई का, से यस। बट सलमान भाई को जो पेमेंट मिलना चाहिए था 29th को,
वो जल्दी मिल रहा है 28 को, तो सलमान का इधर क्या हो रहा है, गेन। तो पहले सलमान का क्या हुआ, लॉस। अब मैं आपको यहां पर गेन लिख के बता रहा हूं कि सलमान का गेन कितना हुआ। तो 45,000 उनको 29th को मिलने वाला था, ड्यू डेट ये थी, बट मिल कब रहा है सारा पेमेंट 28th को। सो कैन आई नॉट से सलमान इज गेनिंग। सो माई निकालेगा 45,000 इंटू 12% इंटू 1/365। सर वाई 1/365? बेटा एकदम कॉमन सेंस है, 29 से 28 के पास जाएंगे तो कितने दिन का फर्क है, 1 डे। से यस और नो? सो बेटा जी कैन आई नॉट से 45,000 इंटू 12% इंटू 1 डिवाइड बाई 365, 14.79, 15 पकड़ लूं, ठीक है, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस ज्यादा आएगा अभी। 32,500 इंटू 12% इंटू बेटा 3 अगस्त को पेमेंट हो रहा है। कितने दिन का डिले हो गया देखो, 28 जुलाई था, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31, 1, 2, 3 अगस्त। कितने दिन का डिले हो रहा है, 6 दिन का। वापस जिनको नहीं समझा वापस कैलकुलेट कर रहा हूं। 28 जुलाई था, 28 जुलाई, राइट। उसके आगे 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। कितने दिन का डिले हो रहा है, 6 days. So can I not say into 6/365? Boys and girls, please calculate for me 32,500. 64.10. So मैंने लिया 64. ए राजा बेटा 30,000 का कितना डिले हो रहा है अगर आप मुझे बता पाएंगे। सो बेटा जी इट विल बी डिले ऑफ 12 days. 12 days आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है कि देखो जुलाई कौन सी तारीख को पेमेंट हो रहा है, 28 को। अबे आनी जल्दी पेमेंट हो रहा है ना। सो 28 के बाद 29, 30, 31, तो जुलाई के 3 दिन। और बेटा जी अगस्त के कितने दिन, 9 ना। सो 3 + 9 इज हाउ मच, 12 days का डिले। सो कैन आई नॉट से 30,000 इंटू 12% इंटू 9/365 क्या। सो कितना आ रहा है, 118, 118 आ रहा है। हाँ ठीक है ना। तो तुम कितना बोल रहे, 88 आ रहा है मेरा तो। ट्वेल्व डेज लेना है कि मैंने 9 क्यों लिए फिर, ये 9 क्यों लिए मैंने। हाँ 12 आएगा क्या, ये रसगुल्ले कितना आ रहा है अमाउंट फिर, 118.36। अभी एक काम करो ना, इसका टोटल हो ना 118 प्लस 64 प्लस 15, ये तो बहुत फर्क आ गया भाई। हाँ बेटू ये 15 लिया और ये 32,500 है ना। $64 118 तो 15। बेटा जी इधर जो इंटरेस्ट आ रहा है टोटल वो कितना आ रहा है, 197, और इधर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 220। सो -220 करेंगे तो देन द डिफरेंस इज 22 रुपए का फर्क आ रहा है। इज दैट ओके? 22.64 आ रहा है, सो 23 का फर्क आ रहा है। नाउ दैट डिफरेंस कुड बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। वन इज द ड्यू डेट्स आर वेरी नियर टू ईच अदर, सो दैट कुड बी अ राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, राइट। क्योंकि अगर आप एक काम करेंगे, एक दिन का भी इंटरेस्ट निकालेंगे, सो एक दिन का भी डिले आया तो एक दिन का इंटरेस्ट टोटल अमाउंट कितनी है बताएगी आपको? टोटल अमाउंट है 2 लाख, कितनी है, नहीं 2 लाख कितनी है ये, 172,500 है ना। सो 172,500 इंटू 1% इंटू 1 डिवाइड बाई 360, नहीं सॉरी 172,500 इंटू 12% इंटू 1 डिवाइड बाई 365। बेटा एक दिन का भी इंटरेस्ट का फर्क पड़ता है तो 56 रुपीज के आसपास का फर्क आ रहा है। आप समझ में आ रही है मेरी बात?
अगर मैं इसको पॉइंट में पूरा कंसीडर करूं तो शायद मेरा आंसर सही आ जाए, बट फिर भी इतना नजदीक नहीं आएगा। ये अभी कितना दिन आ रहा था बेटा जी, ऊपर ऊपर जो है ना 0.59 डेज आए थे ना। मैं तुमको क्या बता रहा हूं, एक दिन का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 56.79। चलो मैं भी आपको एक काम करता हूं, कैलकुलेटर पर लो, मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है। 172,500 लो, लिया क्या 172,500? 172,500 क्या टोटल अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं ना एक ही दिन को। 172,500 इंटू 12% कितना है 20,700। अब बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं ये 12.59 है ना, यस और नो? 12.59 माने हमने क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ करके 1 ले लिया, मतलब 40 बेसिस का तो फर्क है ना। 40 मतलब 40 बेसिस, समझ में आ रहा है क्या? ये 60 मान के चलो, 59 की जगह कितना मान लो 60। बट बेटा जी 1 कंप्लीट करने के लिए आपको कितने बेसिस पॉइंट का फर्क है? 40 बेसिस पॉइंट का फर्क है। तो एक काम करिए, इसको डिवाइड बाय करिए 12, डिवाइड बाय करिए 365, ओके, मल्टीप्लाई करिए इंटू 0.4, 0.4। सो बेटा जी ये डिफरेंस लगभग जो अपने दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है ना वो मैच होगा आपका। वापिस से लॉजिक बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, इधर क्यों मैच नहीं हो रहे? तुम बोल रहे हो 22 रुपए का बहुत बड़ा फर्क है, मैं स्वीकार कर रहा हूं 22 रुपए का फर्क बड़ा है, बट हमने यहां पर राउंड ऑफ किया है ना बेटा, डेट्स एग्जैक्ट नहीं आ रहे थे, 12.59 आ रहे, तो हमने कितना एक्स्ट्रा पकड़ा? 0.40 एक्स्ट्रा पकड़ा कि नहीं पकड़ा बाय एंड लार्ज? तो मैं बता रहा हूं कि ये उतना ही डिफरेंस है। तो फिर मैंने आपको क्या किया, आप एक काम करिए, वापिस से जिन बच्चों को नहीं समझा, 172,500 ले लीजिए। 172,500 लिया आप सभी लोगों ने। 172,500 क्या है? अमाउंट है। 172,500 इंटू 12%, 20,700 इंटू कर लीजिए 1, या आप डायरेक्टली कर सकते हो 0.4 डिवाइड बाय 365। सो क्या 22.68 का डिफरेंस आ रहा है क्या? इसकी बैटरी लगा रहे, 22.68 का डिफरेंस आ रहा है क्या? और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस देख लीजिए बेटा जी, आपका कितना डिफरेंस आ रहा है? 220 माइनस 197 एंड द डिफरेंस इज इक्वल टू 22.64 के आसपास का डिफरेंस है, यस और नो? सो बेटा जी आपको समझ में आया क्या मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा था वो समझ लो। व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? शैल आई एक्सप्लेन यू अगेन? एवरेज ड्यू डेट इज अ मीन डेट on which a single payment can be made in lieu of, instead of मतलब instead of various payment due on various date without loss of interest to either of the parties. So you tell me what is average due date? मेरे को नहीं समझा। Average due date is what? A mean date. A mean date on which single amount of payment can be made in lieu of सीरीज ऑफ पेमेंट विदाउट लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर ऑफ द पार्टीज। तो अगर मतलब मान लो 28 जुलाई को अगर हम ऐश्वर्या को पेमेंट करते हैं, सलमान भाई ऐश्वर्या को पेमेंट करते हैं, तो किसी भी पार्टी का, ना सलमान का ना ऐश्वर्या का, किसी भी पार्टी का लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। क्या ये बात एकदम जहन में क्लियर बैठ गई? बताओ एवरेज ड्यू डेट के दिन क्या होता है? तो मैं जो प्रूव कर रहा था तुम्हारे को, मेरे को मालूम है कि तुम बोलेंगे कि सर फिगर मैच नहीं हो रहा है, बट फिर मैंने प्रूव करके बताया ना डिफरेंस क्यों आ रहा है। वो हमने ऊपर जो डेज को एक राउंड ऑफ किया था उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था, और वो मैंने प्रूव करके दिखाया कि अगर आप 0.40 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो उतने का एग्जैक्ट डिफरेंस आ रहा है अपना। इज दैट ओके? सो अब बेटा जी क्या मैं अभी आपको फॉर्मूला सिखा सकता हूं क्या? अब फॉर्मूला क्या है? पहले हम लिखते हैं ड्यू डेट। क्या लिखते हैं? फिर क्या लिखते हैं? अमाउंट। अब ये ड्यू डेट क्या है कि बेटा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी है ड्यू डेट आपको सिखाऊंगा अभी आज ड्यू डेट क्या होता है। सो ड्यू डेट के बाद में नेक्स्ट कॉलम क्या है? अमाउंट। फिर आप क्या करते हो? किसी भी डेट को क्या मानते हो? बेस डेट मानते हो। बेस डेट मतलब फर्स्ट डेट। क्या हो रहा है इसमें? पावर अभी तक आया नहीं क्या? ये नहीं है क्या अपने पास? एक्सटेंशन बॉक्स नहीं है? हाँ क्या बोल रहा है? लंबा नहीं होता मतलब? एक्सटेंशन बॉक्स और नहीं है क्या कोई? अच्छा ऑनलाइन लाइव के बच्चों सुन लो, जैसे मैंने बताया क्लासरूम आज ही हुई है, सो ऐसा हो सकता है कि मेरा आईपैड बंद हो जाए, तो आईपैड बंद हो जाएगा तो शायद लेक्चर बंद हो जाएगा।
10% बैटरी रही, तो जब तक आईपैड सपोर्ट कर रहा है तब तक हम बात करते हैं। अरे पहला कॉलम क्या होता है मेरे को याद ही नहीं रहा। इसमें बैटरी सेवर भी रहता है ना बे? बट तुमको तो पूरा ब्राइटनेस दिख रहा है ना? हाँ फिर क्या, तुमको कितना दिख रहा है, उधर कितना दिख रहा है? हाँ ठीक है, मेरे को कुछ कम दिख रहा है सिर्फ। माँ ये क्या बोल रहे हैं तुमको मालूम क्या? पहला क्या लेना पड़ता? बेस डेट। बेस डेट कौन सी डेट लेते? बट इंस्टीट्यूट क्या बोलती? कौन सी डेट? स्मॉलेस्ट डेट इज टू बी टेकन एज व्हाट? बेस डेट। स्मॉलेस्ट डेट हैज टू बी टेकन एज बेस डेट। हैव यू डन दैट? नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द अमाउंट with number of days from base date. So what you do is हर base date से, ये कौन है रही है? I'm not going to tolerate this nonsense. Sir. Who was this? Who was this? यार कम से कम इतना तो कर ले कि तेरे बच्चे होंगे आगे जाके, जिम्मेदारी तो लेगा कि नहीं लेगा कि भागेगा ऐसे ही? किसी ने तो किया ना। इतने कितने झंडू बाम है कि जब पूछूंगा बच्चा किसका पीछे देखेगा? साला नहीं, क्या है मैं ऐसे ही बात करेगा क्या है? अभी किया है तो बोल ना भाई मैंने किया है बोलकर। हाँ कहां तक बात पहुंची थी दादा? हाँ बेस डेट से आप क्या करते हो? प्रत्येक ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हो और उन डेज को मल्टीप्लाई करते हो किससे? अमाउंट से। तो आपको क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट। इज दैट ओके? तो पूरी क्लास अभी एक बार फॉर्मेट याद करेगी। फॉर्मेट क्या है? ड्यू डेट, फिर अमाउंट, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, फिर क्या करेंगे? प्रोडक्ट। फिर एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या? एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय अमाउंट, समेशन अमाउंट। इज दैट ओके? सो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लिख लो। एडीडी इज इक्वल टू बेस डेट, बेस डेट। सर ये फ्यूचर वाली परचेस या सेल की अमाउंट एस्टिमेट करेंगे क्या? जॉनी गर्ग आपने ध्यान नहीं दिया, मैं भी आपको वापस समझाता हूं, डोंट वरी आई विल टेल यू। ये जॉनी क्या बोल रहा है कि सर हम फ्यूचर के पेमेंट्स को या फ्यूचर के परचेसेस को एस्टिमेट करेंगे क्या? नहीं, गलत बात कर रहे हो। क्यों एस्टिमेट करेंगे? सब डिटेल्स दिए हुए हैं। बट पहले एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं आपके क्वेरी का आंसर करता हूं। ओ मां, हाँ लिखो। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस एक हाथ केस में माइनस भी आ सकता है। माइनस कब आएगा? जब आप कोई बेस डेट बहुत आगे की ले लोगे, बहुत आगे की ले लोगे, सब आंसर नेगेटिव में आएंगे। राइट? बेस डेट बहुत आगे की ले लो। मान लो इधर बेस डेट मैंने 15 जुलाई ली थी, अगर मैं बेस डेट 15 जुलाई ना लूं, 15 अक्टूबर ले लूं, तो मुझे 15 अक्टूबर से माइनस करके आना पड़ेगा ना, तो फिर मुझे बराबर से एडीडी मिलेगा। तो माइनस आ सकता है अगर आपने गलत बेस डेट। इसलिए मैं आपको अभी बराबर फॉर्मूला बता रहा हूं। बेस डेट प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस। 99% आपका प्लस आएगा इंस्टीट्यूट के इसमें से, प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट, समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट। इज दैट ओके? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द फॉर्मूला? पूरी क्लास बताएगी एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू व्हाट? समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट। अब राजा बेटा जी उसका आंसर जो है वो लिख लीजिए कि एडीडी कैसे कैलकुलेट किया आपने। ये आंसर अभी पूरी क्लास लिख लेगी। जो अभी क्वेश्चन लिखा था ना आपने, उसका आंसर लिख लीजिए। मतलब जो अभी आपको डिक्टेट किया मैंने क्वेश्चन, उसका आंसर लिख लीजिए। देन व्हाट वी डू इज वी गो स्लो एंड स्टडीली विथ फ्यू मोर लॉजिक्स। फिर मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बताऊंगा। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हर एक महीने में कितने दिन होते हैं, दिन की काउंटिंग कैसे होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और क्या क्या चीजें लिखी हुई वो सब सारी चीजें बताऊंगा। इज दैट ओके? सो मीनवाइल अभी ये लिख लीजिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इसको क्या नाम बोलेंगे? पीओसी। व्हाट इज पीओसी? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि ड्यू डेट ये काम करती है क्या? पीओसी। इधर किसी के पास नहीं है क्या रे एक्सटेंशन बॉक्स? हाँ थोड़ा सा मैं इधर सरक जाऊं तो कैमरा नहीं आएगा क्या? ए आईपैड का सी पिन चल, अरे आ रहा नहीं है इधर तक। अच्छा उसमें पावर नहीं। पावर बैंक से चल जाएगा? है क्या पावर बैंक? देना डार्लिंग, आई लव यू। ओ पर तू
कर क्या रहा है भाई? अच्छा, इसमें से इसमें पावर घुसेड़ देगा ना। हाँ, नहीं आया। अरे इसको चालू करना पड़ता है क्या? झंडू चप चालू है बोलते हैं। नहीं हो रहा है, इसको पावर नहीं मिल रहा है। चार्ज है बेटा, ये फुल चार्ज है क्या? क्या कर रहे हैं बे? किसको जोड़ रहे हैं? हाँ, मैं नहीं लगाने वाला हूं, और ना मैं इधर बैठने वाला हूं। सब नहीं, बचपन में करंट लगा था, माँ कसम बोल रहा हूं, कहां कहां से क्या क्या झुलस गया था भाई साहब। ये फालतू के काम नहीं करूंगा भाई, माफ कर दे। ये लिख दिया क्या भाई? ये कितने बच्चे लिख रहे हैं अभी भी? सब टीप के बैठे हैं, नालायक है ना, धपा धप कॉपी करके बैठे। बिना सोचे समझे लिखने वाले बच्चे क्लर्क बन जाते हैं, क्लर्क, सेक्रेटरी। और सोच समझ के लिखने वाले बच्चे सीए बनते हैं। ये बात ध्यान रखना। लिख लियो क्या? स्क्रॉल कर दूं क्या? चलिए, अभी कोई लिख रहा है क्या? हाँ, अभी सुन लो बेटा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट स्पेशली आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। बेटा, भारत में बहुत सारे कानून है, मालूम है? उसमें से एक कानून है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जो आपका चेक लिखा जाता है, चेक, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आता है। सुन रहे हो क्या? चेक, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, नाम सुने होंगे ना आपने? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आता है। तो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है डॉक्यूमेंट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हालांकि ये एक्ट कभी पास नहीं हुई, बट हमें पढ़ाई जाती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इस नाम का एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम से ही, बट वो जब हम उस टॉपिक में जाएंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे। कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, तुमको बचपन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक था कि नहीं था? रेज योर हैंड इफ यू हैड इट। रेज योर हैंड इफ यू हैड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुमने सुना है? तो ये बोल रहे तो मैं बोल रहा हूं है, और आपको साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को मैं बोल रहा हूं वो आगे है। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आज आपको पढ़ाना है। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे क्या पढ़ाना है? आज पढ़ाना है। तो वो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा दिया, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना ही समझना है, उसके आगे की कोई भी चीज आपको नहीं समझना। तो जैसे मैं बोलूंगा बिल्स रिसीवेबल, आपको नहीं समझेगा, छोड़ देना। मैं बोलूंगा बिल्स पेबल, नहीं समझेगा, छोड़ देना। बट मैं ये बोलूंगा कि जब बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल आएगा ये शब्द, या जब शब्द आएगा प्रॉमिसरी नोट ये शब्द आएगा, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेनी पड़ती है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। हैव यू अंडरस्टूड? मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो, मैं बीआर बोलूंगा बिल्स रिसीवेबल, मैं बोलूंगा बिल्स पेएबल, आपको नहीं समझेगा, उसको समझना नहीं है आपको। एग्रीड? वो कहां पे पढ़ेंगे हम? बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उस इंस्ट्रूमेंट का, उस डॉक्यूमेंट का ड्यू डेट कैसे निकलता है। तो उसका ड्यू डेट निकलने के लिए ऐसा बोला गया, फॉर एग्जाम्पल, कि उसका डेट है 10 जून 2022, ओके, और बोला जाए कि उसमें ऐड करिए 3 मंथ्स। सो बेटा जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डीडी है, ये एमएम है, ये वाईवाई है। मतलब 10th इज डीडी, जून इज एमएम मंथ, और बचा हुआ क्या है? वाईवाई, दैट इज व्हाट? ईयर। When I say add 3 months, so do you understand 6 is denoting month? So I will say 6 में 3 add 9. So my due date is what? 10th 9 2022. 10th September 2022. But I have to further add 3 days of grace. 3 days of grace. उसमें grace days होते, जैसे तुमको 12th में थे ना मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, और लोग ग्रेस मार्क्स, कहीं पे फायदा नहीं है अभी उसका। कल मुझे पता चला पुणे की टॉप मोस्ट
बीकॉम की कॉलेज 12th के मार्क्स को कंसिडर ही नहीं कर रही है। बीएमसीसी कॉलेज 12th के मार्क्स को कंसिडर ही नहीं कर रही, वो बोल रही है हमारी खुद की रिटर्न टेस्ट रहेगी, उसमें पास हो। समझ रहे हो? 12th के मार्क्स की इज्जत नहीं, और लो ग्रेस मार्क्स लो। सो 10/9 प्लस हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस? 3 days of grace. So it will become 30th September 2022 is the maturity date, or you can call it as a due date. ओ साहेब समझे क्या? सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स पेएबल में जब ऐसे शब्द आएंगे, कौन सा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जब ऐसे शब्दों का चयन होगा तब आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू ऐड 3 days of grace. 3 days of grace will not be added when I am using the word invoice. इनवॉइस में 3 दिन ऐड नहीं होंगे, सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन ग्रेस ऐड होते हैं। और ये कौन बोलता है? कानून बोलता है। समझे क्या? ये बाबू किस में 3 दिन ग्रेस ऐड करते? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और एक बात बताई गई है कि अगर आपकी ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे के दिन आ जाती है, पब्लिक हॉलिडे, जैसे मान लो 15 अगस्त को क्या है? पब्लिक हॉलिडे मेरे को भी मालूम है क्या है, इंडिपेंडेंस डे। एग्रीड? सो 15 अगस्त को अगर आपकी ड्यू डेट आ गई तो आप एक दिन पीछे चले जाएंगे, 14 अगस्त। झंडू बाम समझे क्या? सो पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज यू हैव टू ऐड 3 days ऑफ ग्रेस, 3 दिन ग्रेस के ऐड करिए। दूसरी स्टेप में ये बता रहा हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दिन, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अगर कोई डेट पब्लिक हॉलिडे है, पब्लिक हॉलिडे मतलब पूरी जनता को मालूम है कि 4 दिन बाद संडे है, पब्लिक हॉलिडे, तो अगर ये पब्लिक हॉलिडे के दिन आ जाते जिस दिन बैंकों को छुट्टी होती है, तो उस केस में आप आपकी ड्यू डेट एक दिन पहले की ले लेंगे। से यस साहिबान, कदरदान और झंडूबाम, ये बात समझी? बट यदि इमरजेंसी हॉलिडे आ गया, जैसे मान लो कोरोना आया, इमरजेंसी हॉलिडे, एक दिन पीछे नहीं जा सकते, आगे जाना पड़ता। सर उसके बाद में भी इमरजेंसी हॉलिडे, फिर और आगे जा। सर उसके बाद में भी है, फिर और आगे जा। छिपते गए। तो इमरजेंसी हॉलिडे मतलब बीच में मान लो किसी नेताजी की डेथ हो गई और ऑल ऑफ सडन छुट्टी हो गई, या मान लो बाढ़ आ गई, ऑल ऑफ सडन छुट्टी हो गई, या मान लो स्ट्राइक हो गया, या कोई दूसरा आपदा आ गई जिसके वजह से ऑल ऑफ सडन छुट्टी हो रही जो डिक्लेयर्ड नहीं थी, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड, अगर मान लो 18 अगस्त के दिन ऑल ऑफ सडन छुट्टी आ गई, सो देन द ड्यू डेट इज 19 अगस्त। सो सडन हॉलिडे अगले दिन, राइट, पब्लिक हॉलिडे प्रीसीडिंग डे। क्या हुआ? दिख नहीं रहा? डराते बहुत हो यार तुम। सडन हॉलिडे, आज तुम सुन तो रहे हो ना? सडन हॉलिडे कोई टीचर बनना चाहता है? तुम में से कोई टीचर बनना चाहता है कोई? जो भी टीचर बनना चाहता पहले कंप्यूटर की नॉलेज परफेक्ट लेके ना, नहीं तो आके लोग एड़े में निकल के जाएंगे। मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, मेरे ऊपर इल्जाम डाल देते कि तुमने किया कुछ। बट एनी विच वेज, अभी क्या मैं इससे आगे लेक्चर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कुछ हो गया झोल। यार तुम क्यों चिढ़ाते हो यार उसको? मुझे बताओ ना, क्यों क्यों क्यों? मुझे बताओ सही में, सीरियसली। नहीं, सीरियस नोट पर क्यों बताते, क्यों तुम उसको क्यों ऐसे चिल्लाते हो? भाई साहब, कुछ लोगों की परिस्थितियां नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चालू हो जाओ ऐसा। एक दिन उसके जैसे काम कर, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो मत करो। एक दिन काम तो करके दिखाओ उसके जैसा। क्या उम्र क्या है तुम्हारी? तेरी उम्र कितनी है बे? उसकी उम्र 19 है। कब से देख रहा हूं मैं उसे, खुद कमाता है, खुद पेट भरता है, खुद पढ़ता भी है। अब है दम, है दम। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा दोस्त ही खाता है ना तुम्हारी जगह पे रखने का। क्या है, तुम क्लास में आने के बाद में उसके नाम से चिल्ला रहे क्यों? किया क्या है? उसका काम है, वो कर रहा है वो, और तुमसे बहुत गुना अच्छा है, खुद पेट भरता है खुद का, गधेड़े।
ये देखो मेरे को मृदुल बोल रहा है सर प्लीज कनेक्ट अ वीडियो सोर्स. यस वी आर कनेक्टिंग इट. इट इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड सर. वी आर डेफिनेटली कनेक्टिंग इट बट वी आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड. हाँ मैं बोलूं क्या, अगर पब्लिक हॉलिडे आया तो क्या करने का, एक दिन पीछे प्रीसीडिंग डेट. सर उसके पहले वाला भी पब्लिक हॉलिडे है तो और प्रीसीडिंग, समझे क्या. सो व्हेन देयर इज अ पब्लिक हॉलिडे यू गो टू दी प्रीसीडिंग डेट, बट व्हेन देयर इज अ इमरजेंसी हॉलिडे है. क्या बात है सर, क्या बात है, क्या कर रहे हो सर. सर आप ही पीछे क्या देख रहे हो, आप ही कर रहे थे ना. ओलंपिक्स में भेजेंगे सर आपको, है ना, वहां जाके कर रही हो फिर ऐसे. क्या जोरदार काम करते हो, जल्दी नींद आती है सर आपको, है तकलीफ होने वाली है आगे. सर एक पार्टी जितना लेट पेमेंट, अच्छा वो एक बच्चे की जो क्वेरी थी वो सॉल्व कर देता हूं. वो बच्चे ने क्या बोला था, अगर आपको याद होगा, कि सर हमें आगे की डेट अज्यूम करनी पड़ेगी क्या नहीं. अगर आप ध्यान से देखेंगे सो क्वेश्चन में डेट 15/5 की थी, मतलब इनवॉइस 15/5 से लेकर 9 जून तक सारे इनवॉइस आ गए थे. मतलब 9 जून को तुम्हारे पास सारे इनवॉइस आ गए थे क्या. 9 जून को तुम्हें पता है कि कितने रुपए देने भाई साहब, तुम्हें देने 172,500. यस और नो. तो हम आगे के अज्यूम नहीं कर रहे. और मेरी ड्यू डेट आई 28 जुलाई. बेटा मैं कौन सी तारीख को बोल रहा हूं कि आपको पता चल गया था, तुमको तो पता चल गया था कौन सी तारीख को, क्योंकि तुम्हारे पास तो इनवॉइस 9 जून को फाइनल सारे आ गए था. 9 जून को तुमको सब कुछ पता चल गया था. से यस और नो. आई होप यू पीपल गॉट दिस पॉइंट. सो राजा बेटा जी जो ये बोला ना कि आगे का अज्यूम करना पड़ेगा, आगे का अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या सोचा 28 जुलाई को पेमेंट करना है तो आगे का तो अज्यूम ही करना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहा. ऐसा नहीं है भाई, ये ड्यू डेट है, बट इनवॉइस तो पहले ही आ गया था ना. ड्यू डेट 2 महीने आगे की थी. से यस. अच्छा फिर एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर लेट पेमेंट करेंगे तो गेन ही होगा ना, तो उसके अंदर मतलब सॉरी लेट पेमेंट होगा तो इंटरेस्ट का लॉस ही होगा ना, इधर गेन कैसे होता है. देखो सलमान के एंगल से देखो, सलमान ने ऐश्वर्या को बेचा, उसको पहला पेमेंट मिलना चाहिए था 15 जुलाई को, सेकंड पेमेंट मिलना चाहिए था 22 जुलाई को, और थर्ड पेमेंट मिलना चाहिए था उसको 29 जुलाई को, 3 अगस्त को और 9 अगस्त को. मैं बोल रहा हूं सब डेट को भूलो, आप एक ही डेट को पेमेंट करो. क्या डेट का नाम है, 28 जुलाई. तो बेटा सलमान के एंगल से सोचो, जो पेमेंट उसको 15 जुलाई को मिलना चाहिए था वो 28 जुलाई को मिल रहा है, तो लॉस हुआ. जो लॉस हुआ ना, जो 15 जुलाई को मिलने वाला था 28 जुलाई को मिल रहा है, लॉस है ना. और जो पेमेंट 22 जुलाई को मिलना चाहिए था वो कब मिल रहा है, 28 जुलाई को, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है ना. डू यू ऑल एग्री. और जो पेमेंट मिलना चाहिए था 29 को वो 28 को मिल रहा है. अब बताओ लॉस है कि गेन है. तो एक ही व्यक्ति के एंगल से सोचोगे तो पता चलेगा कि जब पेमेंट लेट मिल रहा है तब लॉस है, और जब पेमेंट जल्दी मिल रहा है तब गेन है. मैं बता रहा हूं एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट होती है जिस दिन अगर पेमेंट किया तो किसी भी पार्टी का ना लॉस ऑफ इंटरेस्ट है ना गेन ऑफ इंटरेस्ट है. से यस. फिर मैंने आज साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इत्तिला देते हुए ये भी कहा कि बेटा अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का कोई चीज आए, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो उस केस में बेटा जी 3 दिन ग्रेस के क्या करने होते हैं, ऐड. और यदि वो दिन पब्लिक हॉलिडे आ जाता है तो आपको एक दिन क्या होता है, पीछे आना पड़ता है. एंड इफ इट इज एन इमरजेंसी हॉलिडे देन यू हैव टू गो 1 डे आफ्टर सक्सीडिंग डेट. से यस. बेटा मुझे नहीं लगता इसके आगे मुझे आईपैड से पढ़ाना चाहिए. अच्छा हुआ कि मुझे ये समय मिल गया ताकि मुझे आपसे जो बातें करनी वो कर लेता हूं. मेरी कुछ बातें और ध्यान से सुनिएगा, पूरी क्लास है ना, क्लास का फोकस इधर. ये इसके बाद में कल प्रॉब्लम मैंने तो अभी एक भी उठाई नहीं. प्रॉब्लम तो हम अभी आगे लेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है. मैं जब क्लास में रहता हूं तो मेरे कुछ रूल्स है. मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता. ठीक है. तुम मुझे खरीद नहीं सकते, अभी औकात नहीं है तुम्हारी उतनी. मेरा कुछ मकसद है कि जब मैं टीचिंग फील्ड में हूं तो मैं बाय चांस नहीं हूं, बाय चॉइस हूं. मैं पैसा देखकर नहीं आया इस फील्ड में. मैंने मेरे लाइफ के 8-9 साल स्ट्रगल की टीचिंग फील्ड में, और बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल की. बुरी तरीके से मतलब एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास टीचिंग में था, पैसे नहीं थे, और मेरे को बेटी थी. मेरी बेटी डे केयर में गई तो मैं चाहता तो जॉब कर सकता था. आई कुड हैव मैनेज्ड एवरीथिंग. मी एंड माई वाइफ बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट स्टिल आई कंटिन्यूड इन दिस फील्ड. तो मैंने वो परिस्थितियां देखी जब मेरी बेटी डे केयर में गई. डे केयर समझते हो क्या होता है, क्या होता है कि मतलब जब मैं और मेरी वाइफ दोनों काम कर रहे थे और जब हमारी अर्निंग कम थी तो इसके लिए घर पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं था.
सो शी वॉज सेंट इन टू अ डे केयर सेंटर जहां पर बच्चों का ध्यान रखा जाता था. शी यूज्ड टू गो इन द मॉर्निंग एंड शी यूज्ड टू कम इन द इवनिंग. सो ये मैं मेरे लाइफ में कभी करना नहीं चाहता था, ये आई मुसीबत. तो मैं इस क्लास में कुछ चीज़ों का पॉलिसी को बहुत तंतोतंत फॉलो करता हूं. उनमें से एक है कि तुम स्टाफ की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बताता हूं. तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट इसलिए करते हो क्योंकि वो रिसीविंग एंड पर रहते हैं, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो वीक है, उसके मजे लिए जा सकते हैं, और कोई रीजन नहीं है. तो ऐसे मजे किसी और आदमी के लेकर दिखा जो तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है और जो पैसा कमाता है. नहीं कान के नीचे आवाज निकाला ना तो बताना मुझे. मेरे क्लास में स्टाफ के साथ मस्ती नहीं. स्टाफ तुम्हें कुछ बोलेगा, मैं हूं, बट स्टाफ के साथ प्रेम से बात करना, क्योंकि हम सब लोग वो डिजर्व करते हैं. नहीं, पैसे से अगर आदमी बदल जाएगा ना, तुम्हारा मित्र भी बदलेगा ना, तो तुम्हारी भावनाएं उसके प्रति भी बदलेगी. जब तुम बड़े होंगे ना, तो आपके 2-3 दोस्तों में अगर ऐसा होगा ना कि एक आदमी बहुत बड़ा हो गया और उसका स्वभाव आपके प्रति चेंज हो जाए पैसे की वजह से, तो वो चीज गलत है. मेरी बात समझ में आई आपको? अंकुश, तुम इतने लोगों को बोलोगे तो तुम अंकुश किसको किसको बोलेगा? नहीं बोल पाएगा ना. इस तरीके, इसको फायदा ही बोलते हैं, इसको फायदा बोलते हैं. तुमको नहीं समझ आ रहा है अभी क्योंकि तुम मॉब में घुस रहे हो. मैं क्या बोल रहा हूं, बुद्धि से काम करो तो आगे बढ़ोगे. बुद्धि से समझ में आता है, सोचना फिर काम करना. अच्छा, दूसरी चीज, जो व्यवस्था आपके माँ बाप ने आपके घर में की थी, हम कोशिश पूरी करेंगे कि वो व्यवस्था मैच करे आपके लिए, बट हम आपके माँ बाप नहीं है. ये बात समझनी पड़ेगी आपको. तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, मतलब आपको खाने में है, राइट. और स्पेशली जब आपकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है तो माँ तो सिर पर उठा लेती है तुम्हें, राइट. इधर आपको आपका ख्याल रखना है. तो कोई भी बच्चा नाटक नहीं करेगा, खाना हर रोज खाएगा. देखो, खाली पेट है ना, नहीं सिखाया जा सकता. खाली पेट आपको पढ़ाया नहीं जा सकता. तो हर रोज अच्छे से खाना खाना, स्वस्थ रहना, खुद की तबीयत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ये आपकी खुद की है. ये बात का ध्यान रखना. अब आपको सारे काम आपको ही करने हैं. अभी आपके कपड़े आपको हैंडल करने हैं, जो चीज़ों के बारे में कभी कोई चीज़ सोची नहीं, वो सब चीज़ें आपको करनी है. तो अब इंसान बनने की कोशिश करो. मैं बता रहा हूं, तुमको कोई है ना हाथ भी नहीं लगा पाएगा. स्वावलंबी आदमी जो बन गया ना, जो खुद से खुद कर सकता है सारी चीजें, उस आदमी को हाथ नहीं लगा सकता कोई, क्योंकि वो सही मायने में इंडिपेंडेंट हो जाता है. तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही सेट करना. हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा तत्पर रहेंगे. विल ऑलवेज बी देयर. क्या? हाँ, कितने बजे तक का लेक्चर है मेरा? 11:30 तक है. आज टाइम इतना फास्ट भागा क्या? मेरा टाइमिंग 11:30 तक नहीं है रे, ज्यादा है. सॉरी, मैंने सॉरी बोला, मुझे पता नहीं था. तो आज के लिए आज्ञा दीजिए. कल का ज्ञान प्रवचन कल होएगा. जाते जाते मुझे बता दीजिए, व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? अंडी बंडी शंडी जो नहीं बोलेगा, व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? इट इज अ मीन डे ऑन विच various payments can be clubbed and made as a single payment without loss of interest to either of the parties. चलो प्यार से बाय बाय बोलो. बाया 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 बाया. मेरे को लगा